आज हम लोग समझने वाले हैं जो नेपाल में जेएनजी आंदोलन जो चल रहा है और उसका जो अभी तक रिजल्ट निकला है, और ये तमाम चीज़ों को हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं। और हम आते हैं एक छोटा सा कहानी के साथ। एक मंत्री जी का बेटी का शादी था, और ये मंत्री जी के बेटी का जब शादी था तो जो सड़क जो होता है, ये सड़क, इस सड़क को लगभग 6 घंटा के लिए जाम कर दिया गया। तो 6 घंटा के लिए जब जाम किया गया तो वहां के लोगों के बीच में काफी आक्रोश आ गया। जो लोग जाम में फंसे हुए थे वो वीडियो बनाने लगे कि शादी के कार्यक्रम को इस रास्ते से गुजरने के लिए सब रास्तों का एकदम से जाम कर दिया गया। तो जो लोग 6 घंटा तक जाम में फंसेंगे, निश्चित तौर पर उनका कहने मतलब है जो दिमाग है उसका संतुलन खोएगा। वो लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और काफी तेजी के साथ वो वायरल होना शुरू होता है कि नेपाल के मंत्रियों और कहने मतलब नेपाल के जो भी ये नेता लोग हैं, इनकी सुख सुविधाओं को लेकर इतना ज्यादा ये सुख सुविधा और इनके कहने मतलब इतना ज्यादा ये सुख सुविधा आनंद ले रहे हैं कि जनता के किसी भी मामला से इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। अब क्या होता है कि उस समय, हालांकि उससे पहले एक नेपो किड्स या फिर नेपो बेबी नाम से चल रहा था, हैशटैग चल रहा था, नेपो बेबी या फिर कहने मतलब नेपो किड्स हैशटैग से चल रहा था। आपको कहने मतलब आंदोलन एक चल रहा था बहुत दिन पहले से। कहने मतलब लोगों में काफी नाराजगी था। लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि नेपाल में एक तरफ है नेपाली युवा बेरोजगारी से इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा कहने मतलब त्रास्त है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई हो रहा है, रूस के तरफ रूस ऑफर दे रहा है कि हमारे तरफ आ जाओ, हम आपको पैसा दे रहे हैं। और ये पैसा कितना, तो $4000। $4000 का मतलब अगर नेपाली रुपया में कन्वर्ट किया जाए 5 लाख नेपाली रुपया से ज्यादा पड़ता है। तो अब उसके लिए लोग रूस के तरफ से जाते हैं, यूक्रेन के युद्ध में नेपाली युवा जाके लड़ाई करते हैं। और रूस करता क्या है, 25 दिन कभी कभी 2 महीना 1 महीना के एक मामूली सा ट्रेनिंग देता है और भी फ्रंट पर लड़ने के लिए भेज देता है। तो उधर से बार बार नेपाली युवाओं का कहने मतलब लाश आ रहा है। और एक तरफ जो भी मंत्री लोग हैं या फिर कहने मतलब नेता लोग हैं, उनके बाल बच्चा एकदम सुख सुविधा से एकदम जिंदगी जी रहे हैं, एकदम दिखा रहे हैं, फोटो कहने मतलब डाल रहे हैं एक से एक स्टैंडर्ड कि हम ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, इतना अच्छा से जिंदगी जी रहे हैं। ये तमाम चीजों ने इतना ज्यादा विश्वास तोड़ दिया, इतना ज्यादा कहने मतलब जनता के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया कि वो लोग कहने मतलब उतर जाते हैं। पूरा एक उनके बाल बच्चा के प्रति इतना नफरत, नेता के प्रति इतना नफरत हो जाता है कि एक आंदोलन सा चलने लगा। अंदर ही अंदर कुछ दिन से आंदोलन एक सुलग रहा था, जिसको या तो आप नेपो किड्स कह सकते हैं या फिर नेपो बेबी नाम से आप जानते हैं। तो हैशटैग नेपो बेबी, हैशटैग कहने मतलब है आपको नेपो किड्स नाम से आंदोलन चल रहा था पूरा नेपाल में, अंदर ही अंदर चल रहा है। और उसमें ये सड़क पर जाम, 6 घंटा का जाम जो होता है आग में घी का काम करता है। इतना ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। और इसको जैसे फोटो जब कर लोग डालता है, इतना ज्यादा कहने मतलब लोगों में अविश्वास, असंतोष और कहने मतलब गुस्सा से भरा प्रतिक्रिया आने लगता है। इसका जवाब नहीं, काफी ज्यादा। हालांकि हम लोग अगर नेपाल के इतिहास को थोड़ा सा पीछे से अगर उलट कर देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि नेपाल मतलब कुछ दिन पहले से ही काफी ज्यादा असंतुलित स्थिति में या फिर कहने मतलब बहुत ज्यादा बुरा स्थिति से गुजर रहा है। जैसे हम थोड़ा सा इस कहानी को और थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और वहां से हम आते हैं 2001 से आते हैं। हम लोग समझते हैं 2001 से कहानी को आते हैं। 2001 तक कहने मतलब है सब कुछ सही था नेपाल में, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। हर तरह से कहने मतलब लोग वहां पर संतुष्ट थे, राजा से सुखी थे और संतुष्ट थे। सबसे बड़ी बात है वहां की जनता संतुष्ट थी। मामला क्या होता है कि वहां पर वहां पर एक भोज रखा जाता है। हालांकि वहां का एक रूल है, मतलब पहले से वहां पर एक रूल चला आ रहा था कि राजा का जो फैमिली है 1 महीना में हर शुक्रवार को मतलब तीसरा शुक्रवार को निश्चित तौर पर कहने मतलब मिलेगा और पार्टी करेगा। तो यहाँ का जो हम लोग कैलेंडर देख रहे हैं, यहाँ के कैलेंडर के आप हिसाब से मत चलिए, वहाँ के कैलेंडर के हिसाब से चलिए।
तो वहां पर तीसरा शुक्रवार पड़ा हुआ था, सब कोई कहने में एक साथ मिल रहा था वहां। तो शाम के समय था। अब ये सभी फैमिली के लोग, सब सदस्य आ गए थे लोग। राजा वीरेंद्र आ गए थे, रानी ऐश्वर्या आ गई थी, उनके बड़े बेटा दीपेंद्र आ गए थे, उनके कहने मतलब है जो बेटी थी श्रुति आ गई थी, और साथ साथ में निरंजन आ गए थे। तो ये सभी लोग आ गए थे। तो राजा रानी और उनके 3 संतान, एक सबसे बड़ा वाला बेटा दीपेंद्र, बीच वाला बेटी श्रुति, और सबसे छोटे बेटा जो है वो है निरंजन। और वहां पर आने के बाद में एक खुशनुमा माहौल था। उनके साथ साथ में उनके दामाद भी आए थे, और बहुत क्लोज रिश्ते वाले लगभग कहने मतलब कुछ लोग और भी थे वहां। और एक बहुत प्यारा सा एक इवेंट शाम चल रहा था। दीपेंद्र के साथ क्या होता है कि वहां पर जब वो पार्टी में आते हैं तो उसी में किसी सदस्य से थोड़ा सा नोक झोंक हो जाता है उनको। तो नोक झोंक होने के बाद में उनका जो दिमाग है वो काफी कहने मतलब गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि पहले से ड्रिंक कर रखे थे। तो ड्रिंक करके रखे थे तो काफी उनका दिमाग गुस्सा में आ जाता है। वो जाते हैं अंदर बेडरूम में जाते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं या फिर सोते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि कहने मतलब उस रूम में कुछ देर तक बिताते हैं। समय बिताने के बाद में अपना ड्रेस बदलते हैं, जो पोशाक जो था उनका कहने मतलब जो राजाओं वाला, वो अपना पोशाक बदलते हैं। आर्मी का जो कपड़ा होता है, आर्मी का जो ड्रेस होता है, उसको पहनकर वापस फिर से पार्टी में आते हैं। आने के बाद में क्या करते हैं, अपने पिता के सामने खड़ा होते हैं, उन पे गोली चला देते हैं। दीपेंद्र उस पर गोली चला देते हैं। तो गोली चलाने के बाद वीरेंद्र पर जो कहने मतलब गोली लगता है, तो पहले वो बायां साइड के जो हाथ होता है उसमें गोली लगता है। तो उनका जो दामाद थे वो दौड़ के आते हैं, अपना कपड़ा से कहने मतलब लपेटते हैं। हालांकि अब कहने मतलब ये और भी लोगों पर लगातार गोली चलाते ही जा रहे थे। उनके कुछ शुरू में तो उनके कहने मतलब लोगों ने उन लोगों ने हंसी मजाक में लिया, क्योंकि पहले आए थे, 1-2 ऊपर फायर चलाए थे, तो ऐसा लगा कि कहने मतलब बस हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन बाद में थोड़ा सा ही देर में समझ में आ गया कि कहने मतलब वो खूनी वारदात का अंजाम दे रहे हैं। और थोड़ा सा ही देर में कहने मतलब वहां पर काफी चीख पुकार मच जाता है। और देखते ही देखते लगभग 9 सदस्य कहने मतलब उस मतलब घटना में मारे जाते हैं। तो 9 सदस्य मारे जाते हैं। और यहाँ पर यह भी एक है कि दीपेंद्र, कुछ लोग बताते हैं कि दीपेंद्र अपने से खुद को गोली मार लिया, कुछ लोग बताते हैं ये तमाम कहानी ही गलत है, क्योंकि ये तमाम कहानी के पीछे कोई और था और दीपेंद्र नहीं थे। जो भी हो, पब्लिक डोमेन में जो कहानी है उस कहानी के हिसाब से अगर हम लोग बात किया जाए तो दीपेंद्र पर ही पूरा का पूरा ये आरोप आता है कि दीपेंद्र कहने मतलब अपने परिवार के सभी सदस्यों को मार देते हैं। और उसके पीछे ये रीजन बताया गया कि दीपेंद्र कहने मतलब मारे, उसके पीछे ये था कि वो ग्वालियर के कहने मतलब एक राजकुमारी थी जिनका नाम था देवयानी राणा, उनसे ये प्यार करते थे। ये लोग लंदन में मिले थे, वहां पर पढ़ाई वढ़ाई को लेकर वहां पर लंदन में मिले थे, और वहीं पे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। शादी वादी का वादा हो जाता है उनके बीच में, और वो शादी करने के लिए एक दूसरे से राजी थे, और एक दूसरे से वो लोग प्रेम करते थे। और इस बात को अनेक बार जो अपने माता जी थी रानी ऐश्वर्या, उनसे वो बोल चुके थे कि हमारे को जब भी शादी करना है, किसी से हमको शादी करना है तो वह कहने मतलब है देवयानी से ही करना है। तो हर हाल में कहने मतलब ये, और जिसके कारण कहने मतलब उनके घर में काफी बार गृह क्लेश हो चुका था, काफी बार कहने मतलब माँ से नोक झोंक हो चुका था, और वो लोग किसी भी हाल में ये इस प्यार को क्या या फिर इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग, जिसके कारण वो काफी गुस्सा में थे। पूरे के पूरे फैमिली से उनको नाराजगी थी, और पूरे के पूरे फैमिली पर उस दिन जानलेवा हमला करते हैं और लगभग सबको कहने मतलब है समाप्त कर देते हैं। साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि वो खुद को भी गोली मारे थे। लेकिन जो भी हो, ये कहानी ऐसा भी हो सकता है कि कहने में तो वो खुद को गोली ना मार के उनको किसी ने मारा हो, लेकिन वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने के बाद मतलब 1 जून का ये कहानी है, और 4 जून को उनका भी डेट हो जाता है। लेकिन इसी बीच में 1 जून से लेकर 4 जून के बीच में उनको राजा भी बना दिया जाता है। हालांकि वो कोमा में थे, लेकिन कहने मतलब उनको राजा बना दिया जाता है, और ये 2-3 दिन के लिए राजा रहे, कोमा में रहते हुए राजा रहे। उसके बाद में जैसे उनका डेट हो जाता है, जो वीरेंद्र है, राजा वीरेंद्र है, उनके भाई जो थे, उनके भाई जो ज्ञानेंद्र थे, राजा ज्ञानेंद्र, जो आखिरी राजतंत्र का आखिरी राजा भी साबित हुए, वो कहने मतलब आ जाते हैं
राजा के रूप में, और वो 2001 से लेकर 2008 तक फिर से मतलब राजगद्दी को संभालते हैं। मामला क्या होता है कि उसी बीच में माओवादी का काफी कहने मतलब है वर्चस्व आगे तेजी से बढ़ता जा रहा था। दो आंदोलन उस बीच में एक्टिव हो गया था। एक आंदोलन था माओवादियों का आंदोलन, और एक आंदोलन था जो 2006 में शुरू हुआ, लोकतंत्र आंदोलन। तो ये दो आंदोलन ने इतना ज्यादा राजतंत्र को नेपाल में कमजोर कर दिया। हालांकि ज्ञानेंद्र से कभी भी वहां के जो नेपाल की जनता थी वो कभी भी खुश नहीं हुए या फिर संतुष्ट नहीं हुए, जिसके कारण क्या होता है वहां पर माओवादी आंदोलन और लोकतंत्र आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2008 आते आते तंत्र की स्थापना हो जाती है। तो नेपाल में राजतंत्र हमेशा के लिए खत्म, राजाओं का शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और उसके जगह पर जो आता है वो लोकतंत्र आता है। हालांकि लोकतंत्र इस धरती का या फिर इस पृथ्वी का हम लोग कह सकते हैं सबसे प्यारा सा स्वरूप होता है। उसमें कहने मतलब आप किसी को भी राजा बना सकते हैं, जो आपके हिसाब का हो उसको कहने मतलब है बनाया जा सकता है, और जो हमारे बारे में सोचे। लेकिन इधर 2008 से लेकर 2025 के बीच में वहां के नेताओं ने लोकतंत्र तो स्थापित हुआ, लेकिन जनता जो जिस तरीका से संतुष्ट होना चाहिए वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि कभी भी वहां के नेताओं ने खुद से ज्यादा जनताओं के बारे में नहीं सोचा, जनता के बारे में कभी सोचा ही नहीं, खुद के बारे में हमेशा सोचते रहे, और इससे उनके बीच में काफी ज्यादा मतलब जो होता है असंतोष की भावना अंदर बैठ गया जनता के बीच में। और कभी भी एक बात और देखिए, 2008 से लेकर 2025 मतलब 17 बरस का समय होता है लगभग, और 17 बरस के बीच में 13 बार कहने मतलब प्रधानमंत्री चेंज हुए। और अगर ये वाला गिन लिया जाए, ये वाला जो अभी अभी कहने मतलब हुआ है सुशीला कार्की वाला, तो आप समझ जाइए कहने मतलब है 14 बार प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं मात्र 17 बरस के अंदर अंदर। तो वहां एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राजतंत्र तो विफल हुआ ही हुआ, साथ साथ में लोकतंत्र भी उस तरीका से सफल नहीं हुआ। अब यहां पर क्या होता है, माओवादियों का कहने मतलब कारण, लोकतंत्र के कारण, आंदोलन के कारण लोकतंत्र स्थापना तो हो जाता है, लेकिन लोग संतुष्ट होते नहीं है वहां। और साथ ही साथ एक चीज और होता है, हम लोग अगर गौर से नेपाल के इतिहास को देखें तो 2-3 ही राजा है या फिर 2-3 पार्टी ही है, वहां का कांग्रेस है और वहां के एक आध और पार्टी है। तो यही 2-3 पार्टी के ही बीच में कहने मतलब है सत्ता का स्थानांतरण होता रहा है। कभी इनके बीच एक दो अलायंस करते हैं, कभी दूसरा अलायंस करते हैं, कभी तीसरा वाला अलायंस करते हैं, और कुल मिलाकर जो 3 चेहरा आप लोग देख सकते हैं, केपी शर्मा हो गया, पुष्प दहाल हो गए और शेर बहादुर देउवा हो गए। तो यही 3 प्रधानमंत्री के बीच में सत्ता का रोटेशन होता रहा है। तो और वहां के जो मंत्री और जो सांसद या फिर वहां के जो नेता है, वो कभी भी अपने फैमिली, अपने परिवार से ऊपर जनता को कभी समझा ही नहीं, जिसके कारण वहां में असंतोष फैलता चला गया। और ये जो अभी के डेट में हम लोग नेपाल में जो ये आंदोलन देख रहे हैं, या फिर ये कहने मतलब है इतना ज्यादा त्राहिमाम हम लोग जो देख रहे हैं, ये इसका शुरुआत धीमा धीमा सुलगता हुआ एक आग है। तो धीमा धीमा सुलगता हुआ एक आग के साथ यहां शुरुआत होता है कि बेबी जो ये आपको कहने मतलब नेपो किड्स या फिर नेपो बेबी नाम से जो वहां पर हैशटैग चल रहा था, उसको आग मिल जाता है। वही कहने मतलब है जाम, 6 घंटा का जाम लगाकर मंत्री अपने बेटी के शादी को बड़ा बढ़िया से बिताने में लगे हैं, और जनता का प्रभाव भी नहीं करेगी। 6 घंटा तक वो लोग जाम में फंसे हुए हैं, और शादी को एकदम धूमधाम से बीत रहा। तो वहां पर असंतोष इतना ज्यादा फैल गया। ये घटना तो कहने मतलब है आग में जो है घी का काम किया, और जिसके कारण वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में मतलब मामला बिगड़ता चला गया, और लोग उतर गए सरकार के खिलाफ। कि उसमें 1-2 नेताओं का भी नाम आ रहा है, जो हामी नेपाल है, जो कि हामी नेपाल भूकंप के कई बार नेपाल में भूकंप हुआ, या फिर कहने मतलब भारत में किसी एक स्टूडेंट का हत्या हुआ था,
तो उसमें एकदम बढ़ चढ़ कर हत्या मतलब उस बढ़ चढ़ कर एकदम से हिस्सा लिया था हामी नेपाल। तो हामी नेपाल जो है वो इस मामला में आह्वान किया, और आह्वान पर कहने मतलब पूरा का पूरा नेपाल के स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। और साथ साथ में वीरेंद्र भी जो इनका भी नाम आता है कि जो बालेन शाह जो है वो भी कहने मतलब उनका भी आह्वान हुआ था। तो मामला बच्चे अब यहाँ पर क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। मामला क्या होता है कि जब ये सब घटनाएं घट रही थी उसी समय इतना ज्यादा कहने मतलब है सरकार को ऐसा लगने लगा कि हमारे खिलाफ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ लगातार, और हमारे बाल बच्चों के खिलाफ लगातार ये मतलब आवाज उठ रहा है। इसको दबाने का एक तरीका उस नेपाल सरकार ने निकाला। नेपाल सरकार बोलता है क्या है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आपको यूट्यूब है, चाहे कहने मतलब है आपको ये फेसबुक है, या फिर जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, इन सब प्लेटफॉर्म वाले लोग आए यहाँ पर सर्टिफिकेट ले। तो मामला क्या होता है कि अब बताइए 26 गो प्लेटफॉर्म पर बैन लगा है, अब प्लस इसके साथ साथ में 5 गो वहां पर चालू था, मतलब 31। सभी जितने भी प्रकार के मतलब ये था उन सभी पर प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म था, उस सभी पर बैन लग गया। जब सभी प्लेटफॉर्म पर बैन वहां लगता है तो काफी ज्यादा कहने मतलब है वहां के जो स्टूडेंट थे, या फिर कहने मतलब है जितने भी जनरेशन, इस नया जनरेशन के लोग हैं, एकदम से पागल से हो जाते हैं कि पूरा के पूरा ये यूट्यूब, फेसबुक, ये तमाम चीज कैसे बंद कर दिया गया। अब देखिए उसका कारण क्या बताया गया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसीलिए तमाम आप लोग बड़े बड़े जो यूट्यूब है, फेसबुक है, या फिर इंस्टाग्राम वाले हैं, चापी कहने मतलब एक्स वाले, जितने भी है, आप लोग आइए और आकर कहने मतलब अपना ऑफिस खोलिए, अपने यहाँ पर कहने मतलब सर्टिफिकेट लीजिए, तमाम चीजें कीजिए। तो यहाँ का अपना कहने मतलब ये ऑफिस खोलिए। और यूट्यूब वगैरह से लेकर फेसबुक वगैरह किसी ने इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेपाल जैसे छोटे जगहों पर भी जाकर अगर हम लोग ऑफिस खोलते हैं तो इनकम तो वही रहता है, और साथ साथ में कहने मतलब इनकम वही रह जाएगा, और पता लगेगा कि स्टाफ में भी खर्चा आने लगेगा, और छोटे छोटे देशों में खोलना पड़ जाएगा। हर छोटे छोटे देश वाले उठेंगे, आएंगे, कहेंगे कि मात्र 3 करोड़ की आबादी वाले जगह पर अगर आप ऑफिस खोल सकते हैं तो आप हमारे भी यहाँ पे आकर ऑफिस खोलिए। तो किसी ने, बड़े प्लेटफॉर्म वालों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना यूट्यूब में इंटरेस्ट दिखाया, ना कहने मतलब फेसबुक ने इंटरेस्ट दिखाया, ना कहने मतलब जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं वो सब किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि 26 गो प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाता है। जब 26 गो प्लेटफॉर्म को बैन किया गया तो जो ये जनरेशन है एकदम से पागल हो गया, क्योंकि कहने मतलब है प्लेटफॉर्म के लिए ही सब कुछ नहीं हुआ कि चलो ये 26 को प्लेटफॉर्म बंद कर दिएगा, यूट्यूब ये कहने मतलब है आपको फेसबुक वगैरह कहने मतलब बंद हो गया तो हम पागल हो जाते, ऐसा कुछ नहीं। और सरकार के इसके पीछे मकसद ये था कि जो हमारे नेपो किड्स या फिर नेपो बेबी नाम से जो आंदोलन धीरे धीरे सुलग रहा है उसको दबा दिया जाए। और दबाने के कारण कहने मतलब नेपाल सरकार ने जो कदम उठाया एकदम गलत कदम उठाया, सोशल मीडिया को बंद करता है, और सोशल मीडिया को बंद करने के बाद में और मामला बिगड़ जाता है, और बिगड़ता चला जाता है लगातार। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसे नेपाल हामी नेपाल के द्वारा कहने मतलब जो सूडान गुरन थे, ये कहने मतलब काफी मेन भूमिका में निभाए थे। तो ये कहने मतलब ये इन्होंने आह्वान किया कि आप लोग ड्रेस, स्कूल के ड्रेस में आइए, और स्कूल के ड्रेस में एक मतलब अहिंसक, हिंसा वाला नहीं, अहिंसक कहने मतलब प्रदर्शन किया जाए। लेकिन और साथ साथ में इसमें यह भी बोला जाता है कि वालेन शाह भी उस आह्वान में थे, और साथ साथ में कहने मतलब ऐसा लगा कि ये दोनों आदमी के चाहे कहने मतलब है हामी नेपाल के द्वारा या फिर कहने मतलब वालेन शाह के द्वारा जो ये आह्वान किया जा रहा है, बहुत थोड़ा सा स्टूडेंट आएंगे, लोग ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, काठमांडू में काफी ज्यादा स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। और काफी स्टूडेंट पहुंचने के बाद में वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है या फिर आंदोलन शुरू हो जाता है, सरकार के सामने आवाज उठाना शुरू होता है। सरकार उस आवाज को दाबने के लिए गलती क्या करता है, एक और गलती सरकार के द्वारा होता है,
सरकार कहने मतलब शूट आउट का ऑर्डर दे देता है, वहां पर शूट आउट भी किया जाता है तो एकदम से डायरेक्ट माथा में गोली मारा गया, इस डायरेक्ट माथा में गोली मारा गया, मतलब मार देने के, जान से मार देने के हिसाब किताब से गोली चलवाया गया। तो इसमें ये सोमवार की घटना है, सोमवार की घटना है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 19 आंकड़ा पर आता है, लेकिन हम बार बार ये बोलते हैं कि इन सब मामलों में जो भी आंकड़ा आता है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 19 का आंकड़ा आता है कि 19 कहने मतलब ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, और वहां पर कम से कम बहुत सारे हजारों की संख्या में घायल होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और 19 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो इससे मामला और बिगड़ता चला जाता है, और बिगड़ते 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 सिचुएशन इतना कहने मतलब उग्र हो जाता है कि अब किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं आता है, और साथ साथ में समय के साथ और उग्र होता चला जाता है। बहुत सारे नेताओं का घर जला दिया गया, बहुत सारे कहने मतलब पार्लियामेंट को जला दिया गया, कहने मतलब बहुत सारा ऑफिस को जला दिया गया, जेल पर हमला हुआ, यहाँ अंदर से जेल के कैदी लोग भी कहने मतलब इसमें शामिल हो जाते हैं, और हर जगह का लगभग 30 को जेल लगभग नेपाल का टूट जाता है वहां से, लेकिन बहुत सारे भाग जाते हैं। लगभग एक आंकड़ा मान लीजिए कि 13,000 से 15,000 तक कैदी हमेशा के लिए फरार हो जाते हैं, फुर हो जाते हैं। अब उन कैदियों को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो तो नेपाल के वहां पर स्थानीय है वो तो लगभग कुछ उनके लिए थोड़ा सा कमजोर टास्क है कि चलो वो पकड़ा जाएंगे, लेकिन जो अगर विदेशों के हैं उनको पकड़ना काफी नेपाल के लिए एक टॉप टास्क बन जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार वहां पर मामला बिगड़ता चला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो जैन जी हम लोग जो बार बार सुन रहे हैं, जैन जी जैन जी जैन जी क्या है, तो जैन के मतलब यहाँ पर समझिएगा जनरेशन जेड। जैन जी, जी के मतलब यहाँ पर जी का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन लिखा जा रहा है जेड, तो जनरेशन कहने मतलब ये जेड है, जनरेशन जेड। अब जनरेशन जेड कौन है? 1997 से लेकर 2012 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उसको जैन जी कहा गया, जनरेशन जेड। हालांकि 2012 के बाद से जितने भी लोग जन्मे हैं 2012 से लेकर 2013 से लेकर 2025 तक, उनका भी एक नया नाम दे दिया गया है, जनरेशन अल्फा दे दिया गया है। तो इस प्रकार से, हालांकि ये जनरेशन कहने मतलब है अभी का जनरेशन है ऐसा कुछ नहीं है, ये जनरेशन का हिसाब किताब भी बहुत पुराना से है। जैसे आप अगर देखेंगे तो 1901 से लेकर 1927 के बीच में जितने भी लोग जन्मे हैं उनको कहा गया है ग्रेटेस्ट जनरेशन। ग्रेटेस्ट जनरेशन ये काफी महान काम की है, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा भूखमरी था, उस समय काफी मतलब काफी प्रकार के बीमारी था और किसी प्रकार का टीका वगैरह या फिर दवा भी ढंग से नहीं चला था। उसके बाद भी ये लोग स्ट्रगल करके उसमें जिए, तो इसको कहने मतलब ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। उसके बाद में जो कहने मतलब ये जो जनरेशन आया 1928 से लेकर 1945 के बीच का जनरेशन, उनको कहा गया साइलेंट जनरेशन। ये बोले नहीं लेकिन किए बहुत कुछ, तो ये साइलेंट जनरेशन थे। और उसके बाद में एक जनरेशन आता है 1946 से लेकर 1964, तो ये 1946 से लेकर 1964 तक के जनरेशन को जनरेशन कहने मतलब बेबी बूमर कहा गया। इसमें कहने मतलब बहुत ज्यादा विकास हुआ, औद्योगिक के क्षेत्र में काफी ज्यादा इसमें विकास हुआ, और उस समय तक कहने मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पूरा विश्व निकल चुका था। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 1965 से लेकर 1980 के बीच में जो लोग जन्म लिए हैं, जो लोग जन्म लिए हैं उनको कहा गया जनरेशन एक्स। इन लोग कहने मतलब है जो जनरेशन एक्स वाले जो लोग हैं ये काफी ज्यादा कहने मतलब वैज्ञानिक के मतलब ये चीजों में तरक्की हुआ, उसमें अपना योगदान दिए थे, काफी अच्छा कहने मतलब इनका योगदान रहा है। उसके बाद में जनरेशन मिलियंस की सबसे ज्यादा तारीफ होता है, मिलीनियंस, जनरेशन मिलीनियंस के तारीफ सबसे ज्यादा जितने भी जनरेशन हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो तारीफ होता है इनका होता है, जो 1981 से लेकर 1996 के बीच में जन्म लिए थे। इन्होंने बहुत कुछ देखा, लेकिन बहुत कुछ कहने मतलब है बहुत विकास, विश्व के विकास में बहुत आगे इनका रोल रहा।
और काफी बेहतर तरीका से, काफी अच्छा तरीका से दुनिया को आगे बढ़ाने में ये भूमिका निभाए। उसके बाद में आता है 1997 से लेकर 2012 तक का जनरेशन। ये वो जनरेशन कहा जाता है जो जन्म लेते समय एक तरह से कह सकते हैं उनके हाथ में चांदी और सोना के कहने मतलब चम्मच था। सोशल मीडिया का लगभग दौर उस समय आ गया था, धीरे धीरे आना शुरू हुआ था, लगभग आ चुका था। और ये जब ये लोग होश आया, इनका कहने मतलब मोबाइल चलाने वाले जब हुए, तो ये सोशल मीडिया से खेलने लगे। अब ये जनरेशन कहने मतलब है जो कभी दुख को सही ढंग से देखे भी नहीं है। हमारे और बहुत सारे जनरेशन है जो बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत कष्ट झेले, लेकिन कहने मतलब ये जनरेशन कभी दुख को ढंग से देखे नहीं, एकदम कहने मतलब आराम से सुकून से ये जिंदगी जीने वाले जनरेशन। और नेपाल सरकार करता है क्या, 2-3 गलती यहाँ पे करता है कि इन्हीं जनरेशन जो कहने मतलब है सोशल मीडिया के ही बीच इनका सांस चलता है, या फिर इनके लिए सब कुछ अगर आज के डेट में अगर है तो सोशल मीडिया ही है। और इस सोशल मीडिया को जब बैन करता है तो ये पागल से हो जाते हैं। लेकिन इसके मूल जड़ में जो देखा जाए तो भ्रष्टाचार है, वहां का करप्शन है, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, काफी करप्शन हुआ। वहां के नेताओं ने कभी भी जनता के ख्याल नहीं रखा और अपने मतलब बारे में सोचे, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचे। वहां के जो बच्चे उनके हुए वो भी कहने मतलब दिखावा में बहुत ज्यादा ध्यान दिए, जिसके कारण ये कहने मतलब नेपाल का स्थिति ये आया। उसके बाद एक और गलती हम कहेंगे कि मान चलिए नेपो किड्स या फिर नेपो कहने मतलब बेबी नाम से ये चल भी रहा था आंदोलन, तो इनको कहने मतलब है सोशल मीडिया को बैन करने की दिशा में उसमें कदम इनको नहीं उठाना चाहिए था, थोड़ा सा रुकना चाहिए था, ठहरना चाहिए था। लोगों ने ये समझा, वहां के सभी जनरेशन ने ये समझा कि कहने मतलब सोशल मीडिया बंद करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जाता, हालांकि प्रहार वही था। उसके बाद में क्या होता है कि एक और गलती नेपाल सरकार के द्वारा होता है क्या कि कहने मतलब वो शूट आउट का ऑर्डर दे देते। वहां के डीएसपी थे, वो सीधा शूट आउट का ऑर्डर दे देते और शूट आउट में 19 गो स्टूडेंट ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। ये और ज्यादा कहने मतलब है वहां पर जो उस आंदोलन को एकदम भड़काने का काम किया। उसके बाद में तो किसी के रोके नहीं रुका वो। हालांकि इस आंदोलन के बाद ऐसा मान के चला जाता है कि नेपाल बहुत साल पीछे हो चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा सरकारी खजाना पर इतना ज्यादा कहने मतलब इतना ज्यादा नुकसान नेपाल को अभी हुआ है कि बहुत साल पीछे नेपाल इस मामला से जा चुका है। तो इतना अगर इस प्रकार का आंदोलन अगर हो या फिर असंतोष का आंदोलन हो तो देश पीछे तो जाता है, लेकिन अच्छा हाथ में आने के बाद फिर अच्छा से तरक्की भी कर जाता है। हालांकि सब आंदोलन के बाद एक नया चेहरा का मांग होने लगा कि नया चेहरा हमको दीजिए। तो नया चेहरा के रूप में कहने मतलब 3-4-5 नाम आया था, उसमें हम 2 नाम पर चर्चा करेंगे। एक पहला नाम पर हम चर्चा करेंगे सुशीला गार्गी, जो कि पहली मुख्य न्यायाधीश रही थी सुप्रीम कोर्ट के, नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली मुख्य न्यायाधीश रही थी। और कहने मतलब है एक और नाम है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे बालेन शाह पर, जो कि युवाओं का धड़कन आज के डेट में कह सकते हैं। ये है नेपाली कहने मतलब है बच्चे जो है एकदम, जो युवा जो है एकदम से इनके नाम पर दीवाना रहते हैं सब। मामला क्या है कि पहले ये बालेन शाह पहले इंजीनियर थे, फिर कहने मतलब है इंजीनियर के बाद में मतलब अच्छा सा रैपर बने। और उसके बाद में रैपर बनने के बाद में क्या होता है एकदम से बच्चों के दिल में समा जाते हैं। पहले इंजीनियर थे, उसके बाद में कहने में रैपर हुए, उसके बाद में इलेक्शन लड़ते हैं निर्दलीय से, उसके बाद में रिकॉर्ड वोटों से जीतते हैं और अपने जितने भी वो अपना वर्क है वो एकदम सोशल मीडिया पर एकदम दिखाते हैं। तो इस तरह से वो सबके दिलों में आसानी से बैठ जाते हैं, काफी ज्यादा मतलब युवाओं का धड़कन। लेकिन उन पर अंतिम सहमति उन पर नहीं बना। हालांकि वोटिंग कराया गया, कुछ ऐप्स है जिस पर कहने मतलब कुछ लोग आ जाते थे, 20,000-30,000 ऐप्स पर आ जाते हैं, वहीं पर अंदर वोटिंग होता है। और उस वोटिंग में कहने मतलब जो पहला नाम आता है वो होता है सुशीला गार्गी का। सुशीला गार्गी कहने मतलब है इनके बारे में हम लोग जाने, काफी ऑनेस्ट, काफी साफ चेहरा वाले, काफी ऑनेस्ट। और ये कहने मतलब प्रथम मुख्य न्यायाधीश रही थी सुप्रीम कोर्ट में नेपाल के।
और अभी के डेट में कहने मतलब इनके हाथ में जा चुका है। नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनी है, पहली प्रधानमंत्री। इससे पहले तो मात्र 3 लोगों के बीच में ही ये होता रहा, केपी शर्मा, पुष्प दहाल और ये देउवा। लेकिन हालांकि इनके अलावा भी और भी कुछ प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कहने में 3 लोगों में ज्यादा रोटेशन हुआ है। और अभी पहली ये प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बन चुकी है, लेकिन चूंकि कहने मतलब है इनके बढ़ने में अड़चन क्या आ रहा था, तो इनके बढ़ने में अड़चन आ रहा था वहां के संविधान, वहां के कहने मतलब रूल्स। वहां के संविधान के हिसाब से अगर प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं है तो वहां का मतलब जो राष्ट्रपति है वो जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनको बनाएंगे कौन सी प्रधानमंत्री। कुछ दिन के लिए कार्यकारिणी प्रधानमंत्री वो बनेंगे। लेकिन चूंकि कहने मतलब सारा लोगों का, सारा आंदोलन का बस मुख्य उद्देश्य यही था कि सत्ता पलटा जाए और इसको हटाया जाए, तो अंत में कहने मतलब सुशीला कार्की पर सबका सहमति बना। और सुशीला कार्की जो है वो क्या करती है, कहने मतलब है आते ही जैसे प्रधानमंत्री बनती है, बस ये शुक्रवार के रात में बनती है और उसी समय थोड़ा सा देर के बाद ही कहने मतलब राष्ट्रपति और ये सुशीला कार्की डिस्कस करते हैं और इलेक्शन का डेट भी अनाउंस कर देते हैं कि 2026 में लोकसभा का फाइनल इलेक्शन होगा। तो ये हम तो इस पूरा का पूरा आंदोलन के बीच में 2 आदमी का तारीफ करेंगे, एक नेपाली सरकार को, एक नेपाली कहने मतलब है सेना का तारीफ करेंगे, क्योंकि नेपाल में जो सेनाओं के पास जो हथियार दिया गया उतना ज्यादा कहने मतलब लेटेस्ट नहीं है, बहुत पुराना कहने मतलब है, अभी बहुत पुराना उन लोगों के पास बंदूक वगैरह है, मतलब वेपन्स जो है वो बहुत पुराना है। और अभी भी कहने मतलब उसके बाद भी एकदम जो हिम्मत जो दिखाया नेपाल के सेना ने, वो पहले तारीफ के काबिल है। और वहां के राष्ट्रपति को हम तारीफ करेंगे कि वहां के राष्ट्रपति ने इस मुश्किल घड़ी में एकदम साथ दिया है, खड़ा हुए हैं और वो डिसीजन लेते रहे। इतना मुश्किल घड़ी नेपाल में दिख रहा था, सभी जैसे प्रधानमंत्री या फिर बड़े बड़े जितने भी नेता थे वे कहने मतलब इस्तीफा दे के भाग रहे थे, वो कहीं छिप रहे थे। और वहां का जो जितना बेहतर तरीका से जिस 2 आदमी ने अपना रोल अदा किया, मतलब उनका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। और वो 2 व्यक्ति है कौन, एक सेना प्रमुख आपको अशोक राज सिंहदेव। अशोक राज सिंहदेव ने जितना बेहतर रोल अदा किया इस मामला में, जितना तारीफ उनका किया जाए कम है। और एक व्यक्ति और है जो वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जितना बेहतर काम किए हैं वे, कि अनेक बार बात करना, अनेक तरीकों से हल निकालना। तो इन 2 आदमी ने कहने मतलब काफी बेहतर रोल अदा किए हैं और नेपाल को आज बेहतर स्थिति में अगर लाने में या फिर कहने मतलब उससे आंदोलन को दबाने में ये 2 आदमी ने एकदम से विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं और काफी बेहतर तरीका से अपना रोल अदा किए। तो हाल में जो अभी जो ये तमाम चीजें घटा है, ये एक संकेत भी देता है कि अगर आप जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो जनता के लिए काम करिए। अगर अपने लिए काम करिएगा, अपने बाल बच्चों काम करिएगा, तो एक दिन के डेट में नेपाल के जो नेताओं के साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। और युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप यहाँ अगल बगल के, भारत के अगल बगल के ही 1-2 देशों को देख लीजिए, जैसे कहने मतलब नेपाल को अभी हाल फिलहाल में सब कोई हम लोग देखे, यहीं पर बांग्लादेश को देख लीजिए और यहीं पर श्रीलंका को देख लीजिए। तो अगर हम लोगों युवा शक्ति अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और एक बात और हम बताते हैं कि ये जो जैन जी जितना ज्यादा अभी तारीफ कमाए हैं, उनके बाद का भी एक जनरेशन बनकर तैयार हो चुका है। 2012 से लेकर 25 तक के जितने भी लोग जन्मे हैं, ये सब जनरेशन अल्फा है। और ये कहने मतलब है शायद हम लोग ये कह सकते हैं हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा कहने मतलब हम सबसे ज्यादा कहने मतलब ज्यादा मतलब चीजों को देखने वाले, बचपन से ही समझने वाले और तर्क वाले बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में अगर आप नेता के रूप में अगर चुने जाते हैं
तो आपका पहला फर्ज होता है कि उस देश के जनता को सेवा करे, ईमानदारी से सेवा करे, अपने बारे में ना सोचे, पहले जनता के बारे में सोचे। थैंक यू।